गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता आपके साथ। 8 बज चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल और देखते हैं कि हमारे आज के एडिटोरियल की लैंग्वेज क्या है उसमें जो नए वर्ड्स हैं हमें सीखने हैं और किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमारे दिमाग में हमारा एडिटोरियल इंड्यूस करके जाएगा। बट बिफोर आई बिगिन, आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू डोंट मिस अपॉन द लेटेस्ट अपडेट्स। उसी के साथ साथ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे वोकैब 24 एप्लीकेशन का और हमारे टेलीग्राम चैनल का। दोनों को वहाँ से एक्सेस करिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे सेशंस जो हैं वो डायरेक्टली मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप वहाँ से जाकर भी सेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप क्या करिए, हमारे वोकैब 24 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें हर चीज़ जो है वो चाहे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हो, या फिर आप इंग्लिश किसी और पर्पज से भी लर्न करना चाह रहे हैं, वो सारे मोटिव्स उसमें सर्व होते हैं। आप उसकी प्राइम मेंबरशिप ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को, अपनी लर्निंग को, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। और हम अभी यहाँ कंटिन्यू होते हैं और आते हैं अपने थॉट फॉर द डे पे, क्योंकि क्या करना है, दिन की शुरुआत करनी है बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और गुड थॉट के साथ। सो टूडेज थॉट इज, a dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. सपने जो हैं वो सिर्फ मैजिक से या किसी जादू से सच नहीं होते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, दृढ़ संकल्प चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो हम लोग को भी क्या करना है, प्रिपरेशन अच्छी करनी है और अपनी मोटिव्स को अचीव करना है। अभी हम देखते हैं अपना एडिटोरियल और क्या है उसका टाइटल। The title of the editorial is saying the Arab world and the elusive two-state situation. The Arab world, in a geopolitical sense, no longer exists. A PLO leadership may have to think of a one-state solution. क्या बोल रहा है, जो अरब वर्ल्ड की बात कर रहा है, यानी कि अरब जो हमारे देश हैं उनकी बात कर रहा है। द अरब वर्ल्ड एंड द इल्यूजिव टू स्टेट सोल्यूशन। इल्यूजिव का मतलब ये है यहाँ पे भ्रमकारी, जो कि बहुत ज़्यादा सच्चा ना हो, ऐसा टू स्टेट सोल्यूशन निकल रहा है। वो आगे क्या है हम देखेंगे एडिटोरियल के थ्रू, बट अभी यही कह रहा है, द अरब वर्ल्ड इज एन जियो पॉलिटिकल सेंस। अरब वर्ल्ड जो है इन जियो पॉलिटिकल सेंस, जियो पॉलिटिकल सेंस का मतलब है क्या, आपका जो भू राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल से रिलेटेड हो, जो कि किसी पर्टिकुलर हिस्से को बिलोंग करती हो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स सेंस में नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब क्या है, नहीं एग्जिस्ट करता है। द पीएलओ लीडरशिप में हैव टू थिंक ऑफ अ वन स्टेट सोल्यूशन। जो पीएलओ लीडरशिप है उसको क्या है, किसी ऐसे सोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए जिससे कि वन स्टेट बन पाए, यानी कि दो अलग अलग हिस्से अब उसके नहीं रह पाएंगे। कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने चाहिए जिससे कि सारे हिस्से मिलकर एक में हो जाएं। चलिए देखते हैं क्या है आगे। मेरे ख्याल से मैं इसको कवर कर रही हूँ, नहीं मैं नहीं कवर कर रही हूँ। Words have meanings that are used and misused. A few weeks ago, someone with evident limitations fulminated against a category of faiths depicted as Abrahamic. देख लेते हैं क्या कह रहा है। Words have meaning that are used and misused. वर्ड्स जो हैं उनके जो शब्द हैं उनको हम तोड़ मरोड़ के यूज़ करते रहते हैं, यानी कि उनके कभी अर्थ निकलते हैं, कभी उनके कुछ गलत अर्थ निकल आते हैं, या फिर कभी हम उनको सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, कभी गलत तरीके से। यानी कि उनके कुछ अर्थ हैं जिनको कि हम यूज़ भी करते हैं और मिस यूज़ भी करते हैं, जिसका मतलब यही है कि शब्दों को तोड़ मरोड़ के यूज़ करने की बात कर रहा है। अ फ्यू वीक्स अगो, कुछ हफ्ते पहले, समवन विद एविडेंट लिमिटेशंस फल्मिनेटेड, कुछ ऐसे किसी एक की बात कर रहा है, समवन की बात कर रहा है, विद एविडेंट लिमिटेशंस, यानी कि उसकी क्या है, जो लिमिटेशंस हैं वो एविडेंट थी, साफ तौर पर नज़र आ रही थी। और लिमिटेशंस का मतलब ये है कि किसी के दायरे की भी बात कर सकता है, या फिर किसी के मेंटली जो सोचने का नज़रिया है उसकी भी बात कर सकता है कि वो किस लिमिटेशन से या फिर क्या सोच के बात अपनी कहना चाह रहा है। तो बोल रहा है समवन विद एविडेंट लिमिटेशन फल्मिनेटेड अगेंस्ट अ कैटेगरी ऑफ फेथ्स डिपिक्टेड एज ब्राह्मिक। वो क्या हुआ, फल्मिनेट हुआ, यानी कि कोई ऐसा जो कि एविडेंट लिमिटेशंस के साथ क्या है, उभर कर सामने आया अगेंस्ट द कैटेगरी। किसके सामने आया, एक कैटेगरी के खिलाफ आया, जो कि क्या है, फेथ अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ फेथ, जो कि उन पर विश्वास करती है, डिपिक्टेड एज अब्राहमिक, जिनको कि कहा जाता है अब्राहमिक। यानी कि शब्दों को तोड़ मरोड़ के यूज़ किया जाता है। कुछ हफ्ते पहले कोई एक ऐसा आया जिसने कि क्या किया, उभर कर सामने आया, किसके विरुद्ध सामने आया, उन लोगों के विरुद्ध जिनको कि अब्राहमिक कहा जाता है।
Around the same time, the global media gleefully proclaimed that the newly minted Abraham Accord to describe a happening of political significance. अराउंड द सेम टाइम, उसी समय के आसपास, द ग्लोबल मीडिया ग्लीफुली प्रोक्लेम, जो ग्लोबल मीडिया है यानी कि वैश्विक लेवल पे जो हमारा मीडिया प्रेजेंट है, वो ग्लीफुली प्रोक्लेम किया, उन्होंने बहुत ही खुशी से इस बात का दावा किया, द न्यूली मिंटेड इब्राहिम अकॉर्ड। न्यूली मिंटेड का मतलब है नया नया बना हुआ। मिंटेड वर्ड को हम जो है बनने से रिलेट करते हैं, यानी कि कोई चीज़ अगर नई बन रही है तो यू कैन से आई एम मिंटिंग दिस, यानी कि मैं इसको बना रहा हूँ। या फिर कोई बात होती है, कोई थेरी होती है, तो क्या बोल सकते हैं कि ही इज़ मिंटिंग दीज थेरीज, यानी कि वो क्या कर रहा है, इस तरह की थेरीज को बना रहा है। तो क्या किया, जो हमारा विश्व स्तर पर प्रेजेंट मीडिया है उसने बहुत ही खुशी से, ग्लीफुली का मतलब है खुशी से, हंसते मुस्कुराते हुए प्रोक्लेम किया, इस बात का दावा किया, किस चीज़ का, न्यूली मिंटेड इब्राहिम अकॉर्ड का, जो नया हमारा इब्राहिम समझौता हुआ है, इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है, उसको क्या है बहुत खुशी से वेलकम किया, उसका दावा किया कि ये बहुत अच्छा है, टू डिस्क्राइब अ हैपनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, और इसको बताया एक तरह से कि ये पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा कुछ है जो हुआ है, यानी कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से बहुत ही इसको महत्वपूर्ण बताया। बोथ एक्सप्रेशन sought to trace it to the proper name Ibrahim, a patriarchal entity who flourished in the second millennium BCE, is revered by three religions। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, बोथ एक्सप्रेशन sought to trace it to the proper name, दोनों ही एक्सप्रेशन, यानी कि पहले जिसने क्या किया था उनके खिलाफ कोई बात कर दी थी इब्राहिम्स के, और दूसरे एक्सप्रेशन में जबकि क्या हुआ है, इब्राहिम अकॉर्ड की बात की है, प्रॉपर नेम इसीलिए बोला है इब्राहिम को, अ पेट्रियार्कल एंटिटी, और ये जो इब्राहिम की बात कर रहा है वो एक तरह की पेट्रियार्कल यानी कि पैतृक एंटिटी थी, पैतृक समाज एक तरह से हुआ, जो कि उभर कर सामने आया इन द सेकेंड मिलेनियम बीसीई, कब आया, दूसरी शताब्दी में जो है उभर कर सामने आया, इज रिवियर्ड बाई थ्री रिलीजन्स, और उसको क्या है, तीन रिलीजन्स के द्वारा क्या करते हैं, चित्रित किया जाता है या माना जाता है। चलिए देख लेते हैं, ज्यूडिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, किस चीज़ के लिए, यहूदियों में माना जाता है, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, यानी कि इब्राहिम जो एक एंटिटी थी वो उभर कर आई दूसरी शताब्दी में, उसमें क्या हुआ था, तीन धर्म जो है वो इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, या इब्राहिम वर्ड को, जैसे रिवियर्ड यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब होता है ढालने से, या फिर कह सकते हैं कि वो जो एक आइडियोलॉजी सामने आई वो तीनों धर्मों में धीरे धीरे करके ढल गई, या वो धर्म उसके हिसाब से ढल गए, या कह सकते हैं कि उनको अपना लिया। तो कौन से धर्मों ने किया, यहूदियों ने किया, क्रिश्चियनिटी ने किया यानी कि क्रिश्चियन लोगों ने, और इस्लाम में किया यानी कि मुस्लिम धर्म में उसको एक्सेप्ट किया गया या उसके हिसाब से वो ढले। एंड हुज फॉलोअर्स टुडे अकाउंट फॉर अ लिटिल ओवर 55%, और उनके जो फॉलोअर्स हैं, यानी कि इब्राहिम जो मेंटालिटी या सोसाइटी या जिस जो भी चीज़ सामने उभर कर आई उनको फॉलो करने वाले यहूदी, क्रिश्चियनिटी और जो इस्लाम है वो उनके फॉलोवर हुए, वो क्या है, टुडे अकाउंट करते हैं, उनकी संख्या आज के समय में ओवर 55% है, यानी कि कुछ 55% से ज़्यादा है, किसकी, वर्ल्ड पॉपुलेशन की, यानी कि जो उनके फॉलोवर्स हैं वो वर्ल्ड में 55% के आसपास हैं या उससे कुछ ज़्यादा ही हैं। मेंशन इज ऑल Mention is also made alongside of a group of language as Semitic, क्या है, मेंशन इज ऑल्सो मेड, और इस बात की जो बात है वो और भी ज़्यादा की गई है, अलॉन्ग साइड उसके साथ साथ की गई है, लैंग्वेजेस एज सिमेटिक, किसकी, जैसे कि उस भाषा की तरह जो कि सिमेटिक है, प्रिंसिपली अरेबिक यानी कि अरब में बोली जाती है, हिब्रू लैंग्वेज में होती है, एम्हैरिक में होती है और अरामिक में होती है, यानी कि इनकी जो लैंग्वेजेस हैं इस धर्म का इस लैंग्वेज में भी उल्लेख है, उनमें भी उसको फॉलो किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, लैंग्वेज एज फलक्रम। अब फलक्रम क्या होता है, फलक्रम होता है किसी चीज़ का शुरू होना, जैसे मान लीजिए आपकी कोई लीफ है, तो लीफ का जो बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा होता है उसको हम फलक्रम कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसे करके ओपन हो रही है, तो ये ओपन होने का जो एंड होता है इसको हम फलक्रम कह सकते हैं। तो मेनली क्या है, किसी चीज़ की शुरुआत होना, किसी चीज़ का मेन पॉइंट होना, उसको हम फलक्रम के सेंस में लेकर चलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, लैंग्वेजेस एज फलक्रम, यानी कि लैंग्वेज किस तरह से सामने उभर कर आती हैं मुख्य रूप से उनकी बात करेगा। टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन मोस्ट ऑफ द अरेबिक स्पीकिंग लैंड्स ऑफ वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका वर रूल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द ओटोमन एम्पायर। क्या बात कर रहा है, टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन के अंत तक मोस्ट ऑफ द अरेबिक स्पीकिंग लैंड्स, कई सारे ऐसे लैंड जहाँ की अरबी भाषा बोली जाती थी,
अरबी भाषा कौन कौन सी थी, अभी हमने पीछे देखा था, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अरेबिक बोली जाती थी, हिब्रू और एम्हारिक, और फिर क्या है, अरेमिक बोली जाती थी। तो इन भाषा में जो क्या था, वर्ल्ड वॉर वन के अंत तक क्या था, बहुत सारी जो लैंड्स थी अरेबिक स्पीकिंग वेस्ट एशिया में और नॉर्थ अफ्रीका में, वह रूल्ड डायरेक्टली बाय, उनके उनके ऊपर शासन जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, यानी कि सामने से जो करते हैं या फिर इनडायरेक्टली, यानी कि सामने से भी या फिर पीछे से भी, जैसे भी है, शासन उनका पूरी तरह से किसका था, ओटोमन एम्पायर का था। ओटोमन साम्राज्य का उनके ऊपर शासन था, किनके ऊपर, जिन देशों में अरबी भाषा बोली जाती थी, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में। टुडे, आज, थैंक्स टू जियो पॉलिटिकल कार्टोग्राफी, दे कॉन्स्टिट्यूट द अरब वर्ल्ड हुज 22 मेंबर्स आर मेंबर ऑफ द यूएन। बोल रहा है थैंक्स टुडे, आज, थैंक्स टू जियो पॉलिटिकल कार्टोग्राफी। जियो पॉलिटिकल कार्टोग्राफी क्या हुआ, देखिए कार्टोग्राफी होता है मानचित्रीकरण, यानी कि किसी चीज़ को मैप करते रहना, किसी चीज़ को फ्रेम करना, ढालना। तो यहाँ पे जियो पॉलिटिकल बात कर रहा है, यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया की अगर बात करें और पॉलिटिकल एरिया की बात करें, तो उस तरह से जैसा मानचित्रीकरण हुआ। अब यहाँ पे ये भी इसका आप मतलब समझ कर चलिए, जैसे मान लीजिए कि मैप बनाया जा रहा है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा देश कहाँ तक है, ऐसे डिसाइड होता है कि उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और उनका जो पॉलिटिकल वो है, सर्वाइवल है, वो क्या है। तो उसके बेसिस पे थैंक्स टू बोला है ना यहाँ पे, उनका, उनकी वजह से या उनके कारण ये क्या हुआ, दे कॉन्स्टिट्यूट द अरब वर्ल्ड, इनको हम अरब वर्ल्ड की तरह से देखते हैं, किनको, जहाँ की अरबी भाषा बोली जाती थी। हुज 22 मेंबर्स, और इस अरब विश्व के जो 22 मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस के भी मेंबर हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन का मेंबर होना काफ़ी अच्छी बात माना जाता है, तो अगर अरब देश के 22 देश जो हैं वो क्या हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, तो बहुत अच्छी बात उनके लिए बता रहा है। द पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी इज द लैंग्वेज, और इन सारे में पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी यानी कि सामान्यता का जो बिंदु है वो क्या है, लैंग्वेज है। यानी कि जो इतने सारे देश हैं वहाँ पे अरब वर्ल्ड में, वहाँ पे लैंग्वेज जो है वो मुख्य मेन बिंदु की तरह से या कॉमन बिंदु की तरह से काम करती है। द सीड्स ऑफ अरब नेशनलिज्म वर सोन इन द 19th सेंचुरी, जो सीड्स हैं यानी कि जो बीज बोया गया अरब नेशनलिज्म का, अरब राष्ट्रीयवाद का, वो कब बोया गया, सोन, सो वर्ड होता है आपका मेन वर्ब, इसको थर्ड फॉर्म में सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में यूज किया है क्योंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना है। वह सोन तो सो की गई थी कब, 19वीं शताब्दी में, यानी कि नेशनलिज्म, अरब नेशनलिज्म जो है वो 19वीं शताब्दी में बोया गया या उसका बीज जो है तब बोया गया। द क्लासिक वर्क ऑफ जॉर्ज एंटोनियस, जॉर्ज एंटोनियस कौन है, एक लेखक हैं, उनकी बात कर रहा है, उनका क्लासिक वर्क यानी कि ऐसा काम जो काफ़ी लंबे समय तक चले। जैसे अगर हिंदुइज्म में हम बात करें रामायण और महाभारत की, तो दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हम क्लासिक कह सकते हैं, यानी कि उनका जो ड्यूरेशन है उनको पढ़े जाने का, उनकी प्रेजेंस का, वो क्या है, अनंत काल से एक तरह से हो रहा है या फिर बहुत लंबे समय से मौजूद है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी है। तो क्लासिक उन चीज़ों को कह देते हैं हम। या फिर ऐसा भी है, अगर मान लीजिए कि ड्यूरेशन को हम अलग भी कर दें, तो कोई ऐसी चीज़ जिसको कि सब मानते हैं या फिर जिसको रिकॉग्निशन मिलती है, तो उनको भी हम क्लासिक के तौर पर देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, द क्लासिक वर्क ऑफ जॉर्ज एंटोनियस, जॉर्ज एंटोनियस का एक क्लासिक वर्क पब्लिश्ड इन 1938, यानी जो कि पब्लिश किया गया था 1938 में, रिकॉर्ड्स द ओरिजिन, वो ओरिजिन को रिकॉर्ड करता है, किसके ओरिजिन को रिकॉर्ड करता है, अरब नेशंस के। 19वीं शताब्दी में बोला ना कि उसका बीज बोया गया था, तो इस चीज़ का जो रिकॉर्ड है वो 1938 में पब्लिश हुए क्लासिक वर्क में दिख जाएगा, जो कि जॉर्ज एंटोनियस ने लिखा था। इट वॉज अब इन्होंने क्या लिखा था उसकी बात कर रहा है, देखिए कोर्ट में लिखा हुआ है ना, तो कोर्ट में ये वही बातें लिखती हैं जो कि शायद किसी ने कही होती हैं या फिर स्पेसिफिक अगर करना चाहते हैं तब भी। It was a secret gathering of certain members of the Syrian Scientific Society that the Arab national movements may be said to have uttered its first cry. It was a secret gathering, वो क्या है, एक सीक्रेट तरीके से की गई गैदरिंग थी, मीटिंग थी, किसकी, ऑफ सर्टेन मेंबर्स ऑफ सीरियन साइंटिफिक सोसाइटी, जिनमें कि वो कुछ मुख्य जो है मेंबर्स थे, सदस्य थे, जो कि सीरियन साइंटिफिक सोसाइटी के थे, दैट द अरब नेशनल मूवमेंट में बी सेड टू हैव, और इसमें कहा जाता है कि जो अरब नेशनल मूवमेंट था, यानी कि यहाँ शुरू में बात की ना नेशनलिज्म का जो बीज बोया गया, में सेट टू, कहाँ पे थे, अरब नेशनल मूवमेंट में बी सेड टू हैव, ऐसा कहा जाता है कि वो अटर्ड इट्स फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई क्या होता है, जब बच्चा तुरंत पैदा होता है तो वो रोता है, तो उसको फर्स्ट क्राई कहते हैं। तो अगर कोई बच्चा तुरंत हो रहा है और वो रो रहा है, तो एक तरह से उसकी नई जिंदगी की शुरुआत की बात कर रहा है या फिर किसी नई चीज़ की बात कर रहा है।
तो यहाँ पे यही कह रहा है कि उस मीटिंग में क्या है, उन्होंने ऐसा लिखा कि उस मीटिंग में ऐसा माना जा सकता है कि अरब नेशनलिज्म ने अपना फर्स्ट क्राई किया, अपना जो है सिग्निफिकेंस पाया। आगे कह रहा है अ पोएम बाय वन ऑफ इट्स मेंबर्स गेव इट द बैटल क्राई। एक पोएम जो कि उसके एक मेंबर ने लिखी थी, यानी कि किन मेंबर्स ने, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ सीरियन साइंटिफिक सोसाइटी के मेंबर ने एक पोएम लिखी जो कि जिसने क्या किया, इसको बैटल क्राई दिया। यानी कि पहले तो फर्स्ट क्राई की बात की है, यानी कि छोटे से किसी बच्चे की या शुरुआती या इमरजेंस की बात कर रहा है, लेकिन फिर बैटल क्राई की बात कर रहा है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, अब युद्ध स्तर पर पहुंच चुका है। तो बात यह है कि नेशनलिज्म जो था, अरब नेशनलिज्म, उसने शायद 1938 के आसपास जो है या 19वीं शताब्दी में अपना इमरजेंस शुरू किया, लेकिन उसको जो है बैटल क्राई कब मिला, यानी कि एक युद्ध स्तर पर जब वो काम करना शुरू कर सकता, वो कब मिला, वो इस पोयम के द्वारा मिला, जो कि एक मेंबर ने लिखी थी। किन मेंबर ने लिखी थी? सीरियन साइंटिफिक सोसाइटी के एक मेंबर ने लिखी थी, जिन्होंने वो मीटिंग भी अटेंड की थी, जो कि सीक्रेटली गैदरिंग थी। फिर बोल रहा है अराइज ये अरब्स एंड अवेक। अब क्या है, ये बैटल क्राइज जिस पोएम की बात किया है, उस पोएम के टाइटल की बात कर रहा है, और वो पोएम क्या थी? अराइज ये अरब एंड अवेक, यानी कि अरब जो है वो जगे और क्या करे, आगे बढ़े। ये पोएम थी। द पोएम व्यूड एज सॉरी, यहाँ तक पोएम का नाम है। द पोएम व्यूड एज सेडिशियस बाय द ओटोमन रूलर्स। जो पोएम थी उसको ऐसे माना गया कि वो सेडेशियस है, यानी कि देशद्रोही है। और किसके द्वारा ऐसा माना गया? ओटोमन रूलर्स के द्वारा। पहले ओटोमन रूलर्स का शासन था अरब बोलने वाली भाषाओं वाले देशों में। उसके बाद क्या हुआ, अरेबियन नेशनलिज्म जो है वो उभर कर आने लगा 19वीं शताब्दी में, और फिर उसी टाइम जो है इनको इस पोएम की वजह से माना गया कि क्या हुआ, इसको युद्ध स्तर पर जाना गया अरब नेशनलिज्म को। लेकिन जो ओटोमन एम्पायर था, जो कि पहले से रूल कर रहा था, उसने इस पोएट्री को, इस पोएम को क्या माना? सेडेशियस माना, देशद्रोही माना। डिड मच टू फॉस्टर द नेशनल मूवमेंट इन इट्स इन्फेंसी। क्या किया? और लेकिन उस पोएम ने बहुत कुछ किया फॉस्टर करने में, प्रोत्साहित करने में, आगे बढ़ाने में नेशनल मूवमेंट को इन इट्स इन्फेंसी। इन्फेंसी आपका इन्फेंट जो वर्ड होता है, यानी कि शिशु जो कि तुरंत पैदा होता है, उस स्तर की बात कर रहा है। इन्फेंसी शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में या शुरुआत में, जबकि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर ये ना पाया गया हो। तो पोएम को ऐसा माना ओटोमन एम्पायर ने कि ये पहले तो देशद्रोही पोएम है, और इसी ने जो है इन्फेंसी में जो अरब नेशनलिज्म था उसको क्या किया? प्रोत्साहन दिया, फॉस्टर किया। आगे देखते हैं, अक्रिटिक की बात कर रहा है, एक प्रत्यालोचना की बात कर रहा है, या फिर एक तरह की उसकी फीचर्स के बारे में बताएगा अब आगे। In 1945, and reportedly on British promoting, the League of Arab States was formed to draw closer the relations between member state and coordinate their political activities with the aim of realizing a close collaboration between them to safeguard their independence and sovereignty and consider in a general way the affairs and interests of the Arab countries। आप देख रहे हैं कितना बड़ा सेंटेंस है ना। यही बड़े सेंटेंसेस एग्जाम में आपको क्या करते हैं? हैरान और परेशान। चलिए देखते हैं। इन 1947 1945 में रिपोर्टेडली ऐसा माना गया, ऐसा कहा जाता है या ऐसा देखा जाता है, या जिस तरह की चीज़ें लिखी गई होंगी, बोली गई होंगी, उनके आधार पे बोल रहे हैं। ऑन ब्रिटिश प्रमोटिंग, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो है इस बात को प्रमोट किया। द लीग ऑफ अरब स्टेट्स वॉज फॉर्म, अरब स्टेट की जो है एक लीग फॉर्म हुई, टू ड्रॉ क्लोजर द रिलेशन बिटवीन मेंबर स्टेट, जिसकी वजह से जो उनके रिलेशन थे मेंबर स्टेट्स के, वो क्या हुए? और अच्छे होने लगे। यानी कि अरब वर्ल्ड में जितने भी नेशंस थे, उनके जो रिलेशंस थे आपस में, वो अच्छे होने लगे। और 1940s के आसपास ये काम हुआ, और किसकी वजह से हुआ? ब्रिटिश प्रमोशन की वजह से हुआ। एंड कोऑर्डिनेट, यानी कि वो साथ साथ भी आए और उन्होंने एक दूसरे का सहयोग भी किया। देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, किस चीज़ में? उनकी राजनीतिक कामों में। विद द एम ऑफ, और उन कामों का उद्देश्य क्या था, या उनके साथ आने का, कोऑपरेट करने का उद्देश्य क्या था? रियलाइजिंग अ क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन देम, और उसकी वजह से क्या हुआ? उन्होंने रियलाइज किया, महसूस किया या स्थापित किया एक जुड़ाव को आपस में, एक दूसरे के बीच में। टू सेफ गार्ड देयर इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी, और ऐसा उन्होंने किस लिए किया? टू सेफ गार्ड, कि वो सुरक्षा कर सकें अपनी स्वतंत्रता की और अपनी संप्रभुता की। एंड कंसिडर इन अ जनरल वे द अफेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द अरब कंट्रीज, और इसको कंसिडर करें एक सामान्य तौर पर अफेयर्स एंड इंटरेस्ट की तरह अरब कंट्रीज के। यानी कि वो लोग आसपास आए ब्रिटिश प्रमोशन के बाद, और उन्होंने इसको ऐसे माना कि वो अपने देश की फ्रीडम को और सोवरेनिटी को सिक्योर करने के लिए जो है एक साथ इकट्ठा हुए हैं।
It has achieved none of its objective and its hope have been worn down to disillusion and cynicism emanating from what Bassam Tibbi has called the duality of words and deeds. ठीक है, इट हैज़ अचीव्ड नन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसने अपना कोई भी उद्देश्य जो है पूरा नहीं किया। यानी कि ऊपर वो किस लिए इकट्ठा हुए थे ये बताया, लेकिन उसने अपना कोई भी उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं किया है, ना ही अपनी कोई आशाएं जो उम्मीदें थी वो पूरी की हैं, और वो क्या हुई हैं, वोर्न डाउन हुई हैं। यानी कि धीरे धीरे से करके क्या हुआ है उनका क्षय हुआ है, उनमें कमी ही आई है। टू डिसइल्यूजन, और कितनी कमी आ गई है कि वो एक भ्रम के तौर पर सामने आई हैं, या भ्रम के टूटने के तौर पर। यानी कि पहले जितने सारे उन्होंने ऑब्जेक्टिव सामने रखे थे या जो भी उनकी सोच थी वो क्या है, अभी टूट गई है, एक तरह से डिसइल्यूजन हो गया है कि पहले वाली सोच को उन्होंने बोला कि वो भ्रम थी जो कि अब टूट गया है। एंड सिनिसिज्म, और सिनिसिज्म क्या होता है, एक तरह की क्या थी, उनकी ज़बरदस्ती की गई बातें थी, उनकी सनक थी कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। इमिनेटिंग फ्रॉम वॉट, और ये कहाँ से शुरू होती है, इमिनेट का क्या मतलब होता है, उत्पन्न होना, कई बार वर्ड आ चुका है पहले। इमिनेटिंग फ्रॉम वॉट, बस्साम तिब्बी, और ये कहाँ से शुरू होता है, इसको जो है बताया जा सकता है या उत्पन्न किया जा सकता है, जैसा कि बस्साम तिब्बी ने कॉल किया, बोला, द डुअलिटी ऑफ वर्ड्स एंड डीड्स, यानी कि शब्दों की क्या है डुअलिटी, दोहरापन या फिर दोगलापन, या फिर ऐसा कह सकते हैं ना कि आपने माना कुछ लेकिन किया कुछ, या आपने सोचा कुछ लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ये क्या है, शब्द तो बहुत बड़े थे लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो एक तरह से डुअलिटी ऑफ वर्ड्स एंड डीड्स इनको माना गया, जैसा कि बस्साम तिब्बी ने बोला है। फिर देखते हैं, द क्रिटिक ऑफ मिस्टिफिकेशन ऑफ अरब नेशनलिज्म वॉज अ प्रॉमिस। जो क्रिटिक था मिस्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बातों को क्या कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, जो सही बातें हैं वो नहीं दिखा रहे हैं या कुछ और ही बताना चाह रहे हैं। तो द क्रिटिक ऑफ मिस्टिफिकेशन ऑफ अरब नेशनलिज्म वॉज अ प्रॉमिस, यानी कि ये क्या था, अरब नेशनलिज्म का प्रॉमिस था कि हम ऐसा करेंगे, ये वादा था उनके नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा है। बट द प्रॉमिस ऑफ गेटिंग लाइट एट द एंड ऑफ द टनल डिड नॉट बियर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, लेकिन इस बात का वादा कि हमें इस सुरंग के बाद रोशनी मिलेगी, वो क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कभी नहीं लाती है। यानी कि एक थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे में या फ्रेजल वर्ड में कह सकते हैं, सेंटेंस को फ्रेम किया है कि जो नेशनलिज्म था, अरब नेशनलिज्म, उसने जो वादे किए थे वो एक तरह से मिस्टिफिकेशन ही हो गए, और ये प्रॉमिस कि हमको इस सुरंग के बाद जो है रोशनी मिलेगी, ये क्या था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कभी नहीं देता है। दिस वॉज एट्रीब्यूटेड बाई द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मेनी ईयर्स अगो टू टू डेफिसिट्स ऑफ नॉलेज। फिर क्या बोल रहा है, दिस वॉज एट्रीब्यूटेड, इसको इस तरह से माना गया बाय द UNDP, किसके द्वारा माना गया, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा ऐसा माना गया कुछ कई साल पहले, मैनी ईयर्स अगो, इस बात को इस तरह से माना गया टू डेफिशिट ऑफ नॉलेज, की ज्ञान की जो है उनको कमी थी। यानी कि अरब नेशनलिज्म जब शुरू हुआ था तो उनको क्या थी, नॉलेज की कमी थी, विच इज़ ट्रू। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी डिस्कवरी मूवी पे, डिस्कवरी चैनल पे, उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि अरब नेशंस जो है वो किस तरह से उभर कर सामने आए। यानी कि जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे और वो हमारी भलाई की बात करते थे ना, तो कहते थे कि हम आपके साथ अच्छा करेंगे और आप करिए, तो हम लोग जैसे थे तो हम लोग क्या हुए, उनके भ्रम में पड़े। फिर लेकिन हमारे यहाँ वो क्या करा, उन्होंने धीरे धीरे से शासन करना शुरू कर दिया। तो यही काम उन्होंने अरब नेशंस में भी किया था जाके। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि जब उन्होंने प्रॉब्लम करना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने ना, तो वहाँ के जो लोग थे, अरेबियंस लोग थे, वहाँ पे जैसे हमेशा ही राजा होते हैं, प्रिंस होते हैं, वो लोग इकट्ठा हुए, वो मिल गए। जैसे हमारे यहाँ फूट डालो और राज करो वाला शासन चला, तो वो वहाँ पर हो नहीं पाया। वहाँ पे वो सारे लोग मिल गए और उन्होंने बोला कि हमें आपके सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाइए, और वो खुद उभर कर सामने आए। और उसकी वजह से आप देखिए, दुबई है, शारजा है, ये सब कितने अच्छे जो है सामने स्टेट्स उभर कर आई हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा सोचा कि हम अच्छा करेंगे। और अगर आप जाकर अरेबियन कंट्रीज़ का डेवलपमेंट देखते हैं, मैं उस तरह के डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ जो कि देखा जा सकता है, बाकी जो उनका अपना सिस्टम है मैं उससे अलग बात कर रही हूँ। तो वो डेवलपमेंट आप देखिए पिछले कुछ 50 से 60 या 70 सालों में ही आपको दिखेगा। यानी कि इतने कम टाइम में इतना अच्छा नेशन और स्टेट खड़ा करना बहुत मुश्किल बात है, उसके लिए काफ़ी गट चाहिए। हालांकि उनके पास पैसा भी था, पैसा क्यों था उनके पास, क्योंकि उनके पास तेल के कुएं थे, लेकिन फिर भी पैसे को इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए ना। तो वो लोग बहुत अच्छे से उभर कर सामने आए हैं विकसित देश के रूप में, और अपने दम पर सामने आए हैं।
जब उनके साथ गलत किया जाने लगा तो उन्होंने इस बात को समझ लिया और बिल्कुल रिजिड होकर जो है उन्होंने अच्छे से एक्शन लिया। तो बहुत अच्छे नेशन की ये एक बात होती है जो कि हम लोग भी कर सकते हैं अगर हम सारे यूनाइट हो जाएं और एक तरह से काम करें, फालतू की डिस्टर्बेंसेस में ना पड़ें। क्योंकि हम लोग के पास भले पॉपुलेशन चैलेंज है, पोवर्टी हमारा चैलेंज है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत हैं। जैसे अरब नेशंस के पास भी तो चैलेंज है ना, उनके पास इतना कल्टीवेशन वाला लैंड नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो रिसोर्सेज हैं वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हमारे जो देश हैं हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छी बातें हो गई, आते हैं एडिटोरियल पे। तो क्या कह रहा है, कई साल पहले यूएनडीपी की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसने कई साल पहले ऐसा बताया कि इसमें जो है जो प्रॉब्लम्स आई नेशनलिज्म के फेलियर की वो थी डेफिशिट ऑफ नॉलेज, फ्रीडम एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। और किस चीज़ की डेफिशिट थी, देखिए डेफिशिट ऑफ यहाँ तक है, केवल नॉलेज के लिए नहीं बोला है। किस चीज़ की कमी को बताया, ज्ञान की कमी को बताया, फ्रीडम की आज़ादी की कमी को बताया और एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की कमी को बताया। यानी कि औरतों के हाथ में शक्ति की कमी थी, ये उसका एक रीज़न था। नॉलेज की कमी थी, ये रीज़न था। और वो स्वतंत्र रूप से सारे काम नहीं कर सकते थे, ये भी एक रीज़न था उनके फेलियर का। दस एब्सेंस ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, इसलिए एब्सेंस ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस यानी कि इस बात की जो अनुपस्थिति थी कि सारी जो गवर्नेंस हैं वो एक साथ मिलकर काम करें, एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, और इस तरह की एक संस्था की डिसरिगार्ड फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम्स, इस बात से अलग हटकर कि स्वतंत्रता जो है इंडिविजुअल रूप से क्या है, एंड द प्रिवेलेंस ऑफ वन पर्सन रूल रिजल्टेड इन व्हाट अब्दुल्ला लाहौरी कैरेक्टराइज्ड एज अ लिविंग इन इंफ्रा हिस्टोरिकल रिदम। फिर वो क्या है, प्रिवेलेंस की बात कर रहा है, प्रिवेलेंस की बात कर रहा है, यानी कि क्या किस चीज़ों की बात कमी बताई उन्होंने कि जिन चीज़ों की वो थी एब्सेंस थी, क्या थी, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की, जो कि अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में होती, इंडिविजुअल फ्रीडम के लिए लोग क्या करते थे, डिसरिगार्डेड रहते थे, एंड प्रीवैलेंस ऑफ वन रूल रिजल्टेड, और क्या है कि प्रीवैलेंस जो था, व्यापकता थी एक तरह के ही रूल्स की, इन वॉट अब्दुल्ला लाहौरी कैरेक्टराइज, जिसको कि अब्दुल्ला लाहौरी ने जो है कैरेक्टराइज किया था या फिर उनके अंदर देखा जा सकता था, लिविंग इन इंफ्रा हिस्टोरिकल रिदम, कि वो क्या है, जी रहे हैं इंफ्रा हिस्टोरिकल रिदम में, इंफ्रा हिस्टोरिकल समय में ही अभी भी जी रहे हैं। Admittedly, sectional though uneven progress was made, but as the experience of the Arab uprising of 2011 showed, deep disagreements prevented the emergence of the Arab order and its impact on Arab unity. फिर क्या बोल रहा है, एडमिटेडली, अवश्य ही रूप से, ऐसा सभी लोग मानेंगे कि सेक्शनल दो अनइवन, यानी कि अलग अलग उनके हिस्से थे लेकिन उनमें कोई समानता नहीं थी, अनइवन प्रोग्रेस, और किस में समानता नहीं थी, यानी कि प्रोग्रेस जो है वो अलग अलग हिस्सों में की गई लेकिन उनमें समानता नहीं थी, यानी कि कहीं ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, कहीं कम प्रोग्रेस हुई, वॉज मेड, ऐसा देखा गया। बट एज द एक्सपीरियंस ऑफ द अरब अपराइजिंग, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से अनुभव करें अरब अपराइजिंग के तौर पर, यानी कि अरब किस तरह से उभर कर आया, ऑफ 2011 शोड डीप डिसएग्रीमेंट प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ अरब, यानी कि डीप डिसएग्रीमेंट, जो लोगों में क्या है डिसएग्रीमेंट्स होते थे, मतभेद होते थे, उसने क्या किया, अरब की इमरजेंस को प्रिवेंट किया, बचाया, बचाया से सेंस है कि रोक लिया उसकी ग्रोथ को। इमरजेंस का मतलब है वो आगे बढ़ता, उत्पन्न होता और ज़्यादा, लेकिन जो है डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अरब जो है वो पीछे हट गया, रुक गया। फिर कह रहा है अरब ऑर्डर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अरब यूनिटी, और इसका जो है गलत प्रभाव अरब की यूनिटी पर भी पड़ा है। इट वॉज मोस्ट एविडेंट इन देयर रेस्पॉन्स टू रीजनल एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स, और ये जो है साफ तौर पर देखा जा सकता था उनके जवाबों में, जो कि वो रीजनल और ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर देते थे। अब जवाब कुछ भी हो सकते हैं, चाहे तो वो किसी एक्शन के थ्रू हो या फिर उन्होंने कोई मीडिया में, प्रेस में बात कही हो, उसके तौर पर भी है। फिर कह रहा है द पेलेस्टियन इशू की बात कर रहा है, पेलेस्टियन यानी कि फिलिस्तीन के तौर पर बोल रहा है, फिलिस्तीन को इंग्लिश में पेलेस्टीन ही बोलते हैं, तो फिलिस्तीन मुद्दे की बात कर रहा है। द वन प्रॉब्लम ऑन विच अरब स्टेट्स प्रोफेस्ड यूनिटी ऑफ ओपिनियन, एक ऐसा मुद्दा जिसपे कि क्या हुआ, अरब देशों ने प्रोफेस किया, प्रोफेस का मतलब है उन्होंने दिखाया कि हम एक हैं, ओपिनियन, बट नॉट नेसेसरली ऑफ द अप्रोच, लेकिन ये उनके अप्रोच में साफ तौर पर नजर नहीं आया, रिलेटेड टू पेलेस्टियन, और वो जो यूनिटी उनकी नजर आई लेकिन साफ असलियत में नहीं दिखी, वो किस बारे में थी, पेलेस्टियन मुद्दे पर थी।
एंड टू द डिमांड फॉर अ पेलेस्टियन स्टेट, और किस लिए थी? पेलेस्टीनियन जो डिमांड्स थी स्टेट्स को, पेलेस्टीनियन स्टेट्स की जो डिमांड थी उनके ऊपर जो उनकी यूनिटी थी उनकी बात कर रहा है। उसमें ऐसा लगा कि वो सारे एक साथ हैं, या उन्होंने ऐसा दिखाया कि हम एक साथ हैं, लेकिन अप्रोचेस में ये चीज़ नज़र नहीं आई। After multiple resort to war and popular uprising, the tenacity of Israel and its American backers forced the Arab states and their international supporters to accept the Camp David and Oslo accords, and finally the Saudi sponsored 2002 Arab Peace Initiative। ठीक है, देखते हैं अरब मल्टीपल रिजॉर्ट, यानी कि अरब जो है मल्टीपल तरीके से क्या हुआ, बार बार उसको राहत मिलती रही, या उसको क्या हुआ, बार बार राहत चाहिए हुई, कहाँ से? वॉर से, यानी कि वहाँ पे युद्ध बहुत ज़्यादा होते रहते थे, तो उसकी वजह से जो मल्टीपल रिजॉर्ट मिली एंड पॉपुलर अपराइजिंग, और क्या हुआ, जाने माने तौर पर जिस तरह से वो उभर कर सामने आता था, द टिनासिटी, टिनासिटी का मतलब है कि आप अडिग रहें कि नहीं मुझे तो ये काम करना ही करना है, यानी कि युद्ध हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन फिर वो उभर कर सामने आते हैं और बार बार आते हैं। तो ये क्या दिखाया जा रहा है, उनकी टिनासिटी को दिखा रहा है ऑफ इज़राइल, और किसकी? इज़राइल की टिनासिटी की बात कर रहा है। एंड इट्स अमेरिकन बैकर्स, और उनकी अमेरिकन बैकर्स जो फोर्स होती हैं, यानी कि अमेरिका उनको क्या करता है, फोर्स का जो सपोर्ट देता है। अरब स्टेट्स एंड देयर इंटरनेशनल सपोर्टर्स, अरब स्टेट और उनके इंटरनेशनल विश्व स्तर पर जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, टू एक्सेप्ट द कैंप डेविड एंड ओस्लो अकॉर्ड, जिन्होंने कि एक्सेप्ट किया किसको? कैंप डेविड को, और ओस्लो अकॉर्ड को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड फाइनली द सऊदी स्पॉन्सर्ड 2002 अरब पीस इनिशिएटिव, और आखिरकार उन्होंने सऊदी अरेबिया का जो 2002 में अरब पीस इनिशिएटिव आया उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया इजराइल ने। It involved a de facto recognition of Israel and the latter accepted it with 14 reservation। इसने जो है इसमें इन्वॉल्व होता है क्या? डी फैक्टो रिकग्निशन, यानी कि तथ्यात्मक रूप से साफ तौर पर जो नज़र आता है वो इज़राइल का रिकग्निशन है। इज़राइल जो है जाना माना गया इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से जो उसने पॉलिसीज़ एक्सेप्ट की इज़राइल ने। एंड द लेटर, लेटर का मतलब क्या हुआ? इज़राइल, जो जिसकी की बात बाद में की गई है। एंड द लेटर एक्सेप्टेड इट, यानी कि इन सारी बातों को जो इन्होंने एक्सेप्ट किया, किन बातों को? कैंप डेविड को, ओस्लो अकॉर्ड्स को, और किसको? अरब पीस इनिशिएटिव को जो इन्होंने एक्सेप्ट किया विद 14 रिजर्वेशंस, यानी कि 14 अपनी शर्तें रखी और फिर उन्होंने इन बातों को माना। किसने? इजराइल ने। The truth behind this Saudi initiative has now been made public in a series of television interviews on Al Arabiya channel on October 5 by the former Saudi ambassador to the United States and later intelligence chief Prince Bandar bin Sultan. Bandar bin Sultan भी शायद कहते हो। द ट्रूथ बिहाइंड, इन सारी बातों के पीछे जो सच्चाई है, दिस सऊदी इनिशिएटिव, यानी कि 2002 में जो सऊदी इनिशिएटिव था उसमें, हैज़ नाउ बीन मेड पब्लिक, वो अब क्या है? पब्लिक कर दी गई है एक सीरीज ऑफ टेलीविजन इंटरव्यूज़ में, जो कि अल अलबेरिया चैनल पर दिखाया गया है अक्टूबर 5 को, बाई द फॉर्मर सऊदी अम्बेसडर, और किसके द्वारा? जो इनके पूर्व सऊदी अम्बेसडर थे, राजदूत थे, राजनयिक थे, टू द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि उनके जो इंटरव्यूज़ यूएस के साथ हुए हैं उनकी बात कर रहा है। एंड लेटर इंटेलिजेंस चीफ, और इस जो क्या है उसके बाद इंटेलिजेंस चीफ हुए प्रिंस बंदर बिन सुल्तान, यानी कि जो इंटरव्यूज इन दोनों के साथ हुए थे उनको अक्टूबर 5 को क्या किया गया है? अल अलबेरिया चैनल पर दिखा दिया गया है पब्लिकली, जिससे कि क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इस तरह के अग्रीमेंट्स हुए थे और उनकी शर्तें क्या थी। इट इज़ कैंडिड एंड इवन revealing and shed much light on the Saudi suspicion of the Palestinian Liberation Organization leadership। अब शुरुआत में पीएलओ की बात की थी ना, ये पीएलओ वही है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फिलिस्तीन को किस तरह से लिबरेट कराया जाए, आज़ाद कराया जाए, उसके लिए जो एक संस्था बनी थी उसकी बात है। तो क्या बोल रहा है? इट इज़ कैंडिड, ये साफ तौर पर क्या है? स्पष्ट नजर आता है। एंड रिवीलिंग, और चीज़ों के बारे में जानकारी भी देता है। एंड शेड्स मच लाइट, और काफ़ी प्रकाश डालता है किसके ऊपर? सऊदी के सस्पिशंस के ऊपर, यानी कि सऊदीया जो है वो किस तरह के संदेह जो है उसको लेकर उनके ऊपर लाइट डालता है, और सऊदी के जो सस्पिशंस है, संदेह हैं, वो किसके ऊपर हैं? पीएलओ के ऊपर जो संदेह हैं उनके ऊपर लाइट डालता है। बिगिनिंग बट नॉट एंडिंग विद यासर अराफत, वो शुरू तो होते हैं यासर अराफत पर, लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं। द ऑस्टेंसिबल रीज़न फॉर दिस, एक ऐसा रीज़न जो सामने नज़र आता है इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में, अकॉर्डिंग टू सम अरब अमेरिकन कमेंटेटर्स, जो जैसा कि अरब अमेरिकन कमेंटेटर्स जो होते हैं वो बताते हैं,
अब अरब अमेरिकन कमेंटेटर्स कौन होते हैं? जो उनके मामलों को खास तौर पर जानते हैं और उनकी बात करते हैं। इज परसीव्ड थ्रेट फ्रॉम ईरान, वो ये है कि जिस तरह का थ्रेट ईरान से बना हुआ है या परसीव्ड है, जैसा कि हम मानते रहते हैं, या माना जाने वाला या देखा जाने वाला या महसूस किया जाने वाला जो थ्रेट है वो कहाँ से आ रहा है? ईरान से आ रहा है। इसका एक कारण इसको माना जाता है जो कि अरब अमेरिकन कमेंटेटर्स जो हैं वो कहते हैं, द स्प्रेड ऑफ रीजनल टेररिज्म एंड द राइज ऑफ इस्लामिज्म, यानी कि एक तो ईरान के द्वारा जो थ्रेट पैदा किया जाता है, एक इसका कारण ये हो सकता है। फिर है रीजनल टेररिज्म की बात है, यानी कि जो आंतरिक रूप से वो आतंकवाद वहाँ फैला कर रखते हैं, एक कारण ये माना जा रहा है। और क्या कारण माना जा रहा है? द राइज ऑफ इस्लामिज्म, यानी कि किस तरह से इस्लाम हर तरफ उभर कर आ रहा है इसको। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि वहाँ पे तो सब इस्लाम ही है तो क्यों खिलाफत कर रहे हैं, नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना, हमारे यहाँ एक धर्म में कई और विंग्स हो जाते हैं, ऐसा और धर्मों में भी होता है। तो वहाँ पे जैसे अरेबियन नेशन है तो ऐसा थोड़ी है कि सब इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, वो इस्लाम से ही उभर कर आए, या पहले क्रिश्चियनिटी जो लोग फॉलो करते थे, या फिर क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी चीज़ें इस्लाम से मिलती हैं, फिर इस्लाम आ गया, यहूदियज़म आ गया। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स उनके यहाँ क्रिएट होती हैं तो उनमें भी थोड़ा सा मतभेद होते रहते हैं। वो बोलते हैं कि क्या आप इस्लाम को हमारे ऊपर इम्पोज मत करिए, हम जैसा चलना चाहते हैं वैसा चलने दीजिए। तो इन सारे कारणों की वजह से भी क्या है, उसकी फेलियर को ये कोट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, द टेक ऑफ ओकेजन अकॉर्डिंग टू देम। टेक ऑफ ओकेजन यानी कि जिस चीज़ से शुरुआत हो गई, जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो क्या करती है? हट जाती है उस बात से, या फिर वो एक तरह से उसकी फ्लाइट जो है वो शुरू होती है, उड़ना उसका शुरू होता है। तो द टेक ऑफ ओकेजन अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से, किन के हिसाब से? अरब अमेरिकन कमेंटेटर्स के हिसाब से, वॉज द कॉन्फ्रेंस इन वर्सॉ इन February 2019। वो एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि वर्सॉ में हुई थी फरवरी 2019 में, एंड वॉज हेल्ड बाई इजराइल प्राइम मिनिस्टर, और उसको हेल किया गया था, यानी कि ऑर्गेनाइज भी किया गया था, किसके द्वारा? इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के द्वारा, एज ब्रेक थ्रू इन अरब इजराइल रिलेशन। और जो कि उभर कर सामने आया एक बहुत ही अच्छी और जोरदार शुरुआत के साथ, किसकी शुरुआत? अरब इजराइल रिलेशन की शुरुआत के तौर पर। This could be seen as a stage in success of Israel's grand strategy, candidly spelled out in Yossi's Alpha's 2015 बुक। अब क्या है, इसको साफ तौर पर देखा जा सकता है, सक्सेस ऑफ इजराइल को, ग्रैंड स्ट्रेटजी को साफ तौर पर, जैसा कि उन्होंने बोला है, कि इन्होंने योसी एल्फर ने अपनी किताब में जो कि 2015 में आई थी, इन सारी बातों को उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है। Periphery aimed to outflank the hostile core that surrounds it and gain the major political security goal of countering Arab hostility through relations with alternate regional powers and potential allies। उसमें क्या चीज़ साफ तौर पर नजर आती है? पेरीफेरी, यानी कि उनकी परिधि को लेकर, सीमा को लेकर जिस तरह की बात की है। एम टू आउटफ्लैंक, वो आउटफ्लैंक करना चाहते थे, यानी कि चतुरता से क्या है, जीत हासिल करना चाहते थे। द हॉस्टाइल कोर, हॉस्टाइल कोर क्या है? शत्रुतापूर्ण एक तरह से, यानी कि उनके मोटिव्स जो हैं वो सही नहीं थे। कोर का मतलब उद्देश्य से लिया गया है। दैट सराउंड्स इट, जो कि इसके चारों तरफ नजर आते हैं। एंड गेन द मेजर पॉलिटिकल सिक्योरिटी, और बहुत ज़्यादा अच्छी राजनीतिक सुरक्षा उनको मिल पाए, इसकी बात है। गोल ऑफ काउंटरिंग अरब हॉस्टिलिटी, और क्या है कि वो अरब से जो उनकी दुश्मनी है वो उसको क्या कर पाएँ? काउंटर कर पाएँ, उसका जो है विरोध कर पाएँ, या उसके साथ टैकल कर पाएँ थ्रू रिलेशंस। और किस तरह से? अच्छे रिलेशंस के साथ, जो कि ऑल्टरनेट रीजनल पावर्स के साथ थे और पोटेंशियल एलीज के साथ थे। यानी कि इजराइल ने ऐसा सोचा कि हम जो है इस तरह की चीज़ें जो दिखाएंगे उसकी वजह से क्या होगा कि हम एक तो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे, और दूसरा क्या है, हम उनका विरोध कर पाएंगे, किसके साथ? जो कि रीजनल उनकी वो थे, पावर्स थे, उनके साथ, और पोटेंशियल एलीज, यानी कि जो उनके दुश्मन हैं। और उन क्या है, जैसे तीन लोग हैं मान लीजिए, ए जो है वो बी का भी दुश्मन है और सी का भी दुश्मन है, और सी और बी अगर एक साथ मिल जाएं तो सी और बी पोटेंशियल एलीज कहलाएंगे। यानी कि एक आदमी के जो दो अलग अलग दुश्मन हैं, अगर वो एक हो गए हैं तो इस तरह का भी फायदा इजराइल जो है उठाने की कोशिश कर रहा था। इट हैज़ बीन फर्दर्ड बाई पोस्ट 2011 डेवलपमेंट,
ये और आगे बढ़ गया 2011 के बाद होने वाले जिस तरह के डेवलपमेंट्स थे, घटनाएं थी, विकास हुआ चीज़ों का इन इंडिविजुअल अरब कंट्रीज, अलग अलग अरब देशों में, एंड द ऑरा बिस्टोड ऑन पॉलिटिकल इस्लाम, और जिस तरह की ऑरा, जिस तरह का एटमॉस्फियर जो है वो बिस्टो हुआ, बिस्टो का मतलब है क्या, नजर आया, सामने आया, या दिखा, या ऑफर किया गया पॉलिटिकल इस्लाम में, यानी कि राजनीतिक तौर पर जिस तरह से वो इस्लाम को यूज करते थे उसमें नजर आया। और इस्लामिज्म प्रेजेंटेड बाय इट्स प्रोटेगोनिस्ट सच एज फाहमी हाउडी, और फिर क्या है, और किस तरह से इस्लामिक प्रेजेंटेड, यानी कि जिस तरह से इस्लाम को प्रेजेंट किया जाता है उनके प्रोटैगनिस्ट द्वारा, यानी कि उनके जो हीरोज हैं, जैसे हमारे यहाँ गुरु को लोग मानने लगते हैं तो उनके यहाँ भी तो होते हैं ना प्रोटैगनिस्ट, तो उनके तौर पर जो सामने आए, और उनका एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, फाहमी हाउडी, हु आर्ग्यूड दैट अरब नेशनलिज्म, जिन्होंने ये दावा किया कि जो अरब नेशनलिज्म है इज अ स्टेज टूवर्ड्स ग्रेटर इस्लामिक यूनिटी, वो क्या है, एक स्टेट है और ज़्यादा इस्लामिक यूनिटी की तरफ, यानी कि अगर सारे अरब नेशंस जो है वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो क्या है, एक तरह से इसको इस्लामिक यूनिटी के तौर पर उन्होंने देखा। फिर कह रहा है पब्लिक ओपिनियन वर्सेस पॉलिसी, यानी कि पब्लिक में, जनता में जो मत है और जिस तरह की पॉलिसीज आई हैं उनकी तुलना कर रहा है। डू दीज फेलियर्स टू जॉल्ट द सिस्टम दैट इंडिविजुअल कंट्री एंड रीजनल लेवल्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन परसेप्शंस ऑफ द फिलिस्तीनियन प्रॉब्लम, ये जो फेलियर्स हैं, ये जो असफलताएं हैं, ये जॉल्ट करती हैं, हिलाकर रख देती हैं सिस्टम्स को, इंडिविजुअल कंट्री के एंड रीजनल लेवल्स को, यानी कि रीजनल लेवल पे जिस तरह का सिस्टम चलता रहता है उसको ये सारे जो फेलियर्स हैं वो हिलाकर रख देती हैं। हैव एन इम्पैक्ट, और इनका प्रभाव पड़ता है ऑन परसेप्शंस, किस बातों पर, जिस तरह से वो सोचते हैं फिलिस्तीनियन प्रॉब्लम को, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये सारे जो फेलियर्स होती हैं ये क्या इंडिविजुअल लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो है लोगों के परसेप्शंस पे प्रभाव डालती हैं। द अरब सेंटर वॉशिंगटन डीसी एंड इट्स अरब ओपिनियन इंडेक्स फॉर 2019-22 पब्लिश्ड लास्ट वीक concluded that 79% of the respondents felt the Palestinian cause concern all the Arabs and not the Palestinian people alone। यानी कि वॉशिंगटन डीसी में जो अरब का सेंटर है, और अरब ओपिनियन इंडेक्स की अगर बात करें 2019 और 20 की, जो कि पब्लिश किया गया है लास्ट वीक, वो कंक्लूड करता है, वो हमें दिखाता है कि 79% रिस्पोंडेंट्स ने, यानी कि जिन लोगों ने उन रिपोर्ट्स में रिस्पॉन्ड किया है, वो लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जो फिलिस्तीन का प्रॉब्लम है वो कंसर्न है अरेबियंस लोगों के लिए भी, ना सिर्फ फिलिस्तीनियन पीपल के लिए। दिस फिगर इन 2012 एंड 13 वॉज 84%, और ये जो फिगर है वो 84% था 2012 और 2013 में, यानी कि अब जो है वो गिर गया है 5 साल बाद। It is thus difficult not to conclude that opinion at the public respondent level is not in step with official policy orientation in this question। इसलिए ऐसा कहा जाना कि पब्लिक रेस्पोंडेंट जो है इज नॉट इन द स्टेप विद ऑफिशियल पॉलिसी ओरिएंटेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर बोल रहा है डज दिस in any manner further in Palestinian cause, more so because of direction of Israel policy promised on incremental creation of the facts on the ground, together with furthermore of practical cooperation with individual Arab countries, would inevitably result in de facto annexation of most parts of the West Bank, even in the formal annexation is deferred। ये फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूसरा, डज दिस एनी मैनर, क्या ये किसी भी तौर पर फर्दर फिलिस्तीनियन कॉज को मोर सो बिकॉज ऑफ फर्दर करता है, यानी कि आगे बढ़ाता है फिलिस्तीनियन कॉज को, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि जो डायरेक्शन है इजराइल पॉलिसी की वो प्रेमाइज्ड है ऑन इंक्रीमेंटल क्रिएशन, यानी कि धीरे धीरे करके वो बढ़ते जाएं, ऑफ फैक्ट्स, जो भी उनकी बातें हैं उनको लेकर, एंड ग्राउंड टुगेदर, और एक साथ जुड़कर एक हो जाएं, विथ फर्दरेंस, जैसा कि वो आगे बढ़ें, ऑफ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, यानी कि एक साथ मिलकर वो ज़मीन पर बिल्कुल जुड़ जाएं और फिर आगे बढ़ें, विद इंडिविजुअल अरेबियन कंट्रीज, और किसके साथ जुड़े, अरेबियन कंट्रीज जो कि अलग अलग हैं, यानी कि यूनाइटेड नहीं है, जैसे यूएई क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, लेकिन उनके अलावा जो देश हैं वो क्या करें, मिलकर एक हो जाए, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, और फिर वो आगे बढ़े अपने मोटिव्स को लेकर। फिर बोला है वुड इनएविटेबली, वो क्या है, अवश्य रूप से, बिना टाले जा सकने वाले परिणाम देगा इन डी फैक्टो एनेक्सेशन, जो कि एनेक्सेशन बताएगा, जो कि तथ्य है। एनेक्सेशन क्या है, यानी कि अपनी बात को बढ़ा कर कहना या किसी बात के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देना, वो उनके बारे में तथ्य देगा, ऑफ मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंक, और कहाँ पर, वेस्ट बैंक की तरफ ज़्यादा इन बातों को बताएगा, इवन इफ
अ फॉर्मल एनेक्सेशन इज डिफर्ड, तब भी वो इन बातों को सामने लेकर आएगा अगर उनका फॉर्मल एनेक्सेशन जो है यानी कि सब लोग मिलकर एक जो हो जाएं, अगर उसमें क्या है वो फेल भी हो जाता है तब भी जो है सब चीज़ वो है सफल हो जाएंगी। ये भी एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। फिर कह रहा है अ वे आउट, एक सोल्यूशन की बात कर रहा है। वे आउट का मतलब है टेल मी अ वे आउट, क्या इसके लिए किया जा सकता है। द पीएलओ यानी कि पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव जो पीछे बात की है, लीडरशिप उसकी जो राजनीति है वो हैज़ बीन लेफ्ट हाई एंड ड्राई, उसको क्या है ऊंचा लेकिन सूखा छोड़ दिया गया है कि बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ाया गया लेकिन उसके बारे में फिर कुछ किया नहीं गया। इवन इफ नॉट ये डिसोन्ड, हालांकि अभी उसको डिसोन नहीं किया गया है यानी कि उस मुद्दे को पूरी तरह से त्यागा नहीं गया है बाय इट्स ओन पीपल, उनके अपने आदमियों द्वारा यानी कि फिलिस्तीनी लोगों द्वारा। वुड द न्यू सिचुएशन प्रॉपर इट टू रीक्राफ्ट इट्स पॉलिसीज, क्या जो नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है यानी कि जिस तरह के एनेक्सेशंस हो रहे हैं, एक्सेशंस हो रहे हैं, सब लोग आपस में मिल रहे हैं और क्या ट्रीटीज हो रही हैं, क्या इन सारी चीज़ों को प्रॉपल करेंगी, आगे बढ़ाएंगी जिससे कि रीक्राफ्ट हो सके उनकी पॉलिसीज। द प्रोमिस्ड टू स्टेट सॉल्यूशन इज नो वेयर इन साइट, जैसा कि वादा किया गया था कि दोनों स्टेट्स को लेकर एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा, वो कहीं भी अभी हमारी नज़र में नहीं आ रहा है एक्सेप्ट फॉर द वेरिएंस ऑफ बंतुस्तान, और सिर्फ ऐसा नज़र आ रहा है बंतुस्तान के अलग अलग वेरिएंट्स में और कहीं नज़र नहीं आ रहा है। फिर बोल रहे हैं वुड इट नॉट बी बेटर टू एक्सप्लोर अ वन स्टेट सोल्यूशन, क्या ऐसा सही नहीं होगा कि एक स्टेट की तरह तौर पे सोल्यूशन निकाला जाए यानी कि दो अलग अलग स्टेट्स के लिए समझौते ना किए जाए, सब लोग अपना अपना देख लें। इवन इफ इट इन्वॉल्व सऊदी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अगर वो ये इन्वॉल्व करता है साउथ अफ्रीका को तब भी, लाइक अपर्थीड दैट वुड सूनर और लेटर प्रिक द कॉन्शियंस ऑफ वर्ल्ड ओपिनियन एंड देयर गवर्नमेंट एंड अलाउ अ पैलेस्टीनियन मैंडेला टू यूज गांधीनियन प्रिंसिपल टू सीक जस्टिस, और किस लिए वो इन चीज़ों को वो करें, जैसा कि अपार्थीड यानी कि क्या किया गया था साउथ अफ्रीका में, इस तरह के रंग भेद को देखा गया था। दैट वुड सूनर और लेटर प्रिक, जो कि क्या है प्रिक करेगा यानी कि उसको पिंच करेगा, उसको उभार कर सामने लाएगा, किस चीज़ को, कॉन्शियंस ऑफ द वर्ल्ड ओपिनियन, विश्व में लोगों के सोच को सामने लेकर आएगा, देयर गवर्नमेंट्स और उनकी सरकारों के बारे में, और अलाउ करेगा फिलिस्तीनियन मंडेला को, यानी कि जिस तरह से मंडेला ने क्या किया था, मंडेला ने क्या किया था, रंग भेद को ख़त्म किया था, तो क्या फिलिस्तीन में भी ऐसी चीज़ें सामने उभर कर आएंगी अगर वो साउथ अफ्रीका के साथ मर्ज होता है। और साउथ अफ्रीका के साथ मर्ज होने में ये भी एक कंडीशन है कि वो किसी भी तरह के अपार्थिज्म को ख़त्म करें, रंग भेद को ख़त्म करें, और क्या वो गांधीनियन प्रिंसिपल को मानेंगे जस्टिस के लिए, यानी कि उनको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए क्या वो गांधीनियन प्रिंसिपल को या फिर मंडेला जैसी सोच को इस्तेमाल कर पाएंगे। सो द अरब वर्ल्ड इन द जियोपॉलिटिकल सेंस नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इसलिए अरब विश्व यानी कि सब अभी अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन एक होकर अरब विश्व के तौर पर जियोपॉलिटिकल सेंस में नजर आएंगे या नहीं, ये क्या है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट करता है, ये अब ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। यानी कि पहले तो सब इकट्ठा होकर अरब वर्ल्ड की तरह से थे लेकिन अब ये जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा नहीं देखा जा सकता है। इट विल रिटेन इट्स फोकस ऑन लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी, वो क्या है अपने फोकस को, अपने ध्यान को केंद्रित करके रखेगा लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी पे, किस चीज़ पे, जिस जिस तरह की भाषा में एकता है, यानी कि अगर भाषा में जो है एक तरह से बोलने वाले लोग हैं तो वो अभी भी अपना फोकस उन्हीं के ऊपर रखेगा। एन अटेंडेंट कल्चरल ग्लोरी, और किस चीज़ पे अपना फोकस रखेगा, अपनी कल्चरल ग्लोरी पे, यानी कि उनका जो एक कल्चर का जो सिस्टम है उसी पे वो अपना ध्यान रखेंगे कि जो लोग हमारे कल्चर से, जो लोग हमारी भाषा को बोलने वाले हैं उनके ऊपर वो है अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे, सारे अरब जो नेशंस हैं अलग अलग लेवल पे। As for the Palestinians and in the event of hard tactical options being forsaken, जैसा कि फिलिस्तीनियन में और उसके हार्ड टैक्टिकल ऑप्शंस बीइंग फोरसेकन, उनको क्या किया जा रहा है, उनको फोर्सी किया जा रहा है या फिर उनको क्या कर दिया गया है, त्याग दिया गया है, उनके ऊपर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दे माइट इवन एक्सप्लोर द क्रिएशन ऑफ फिलिस्तीनियन पॉइंट ऑफ लैमेंटेशन, हो सकता है कि ये जो यूनिटी नहीं नज़र आ रही है अरब देशों में वैसा ही हो जैसा कि फिलिस्तीन में हुआ था और उनकी जो सोच थी वो पीछे रह गई, वैसा ही जो है यहाँ पे भी नज़र आए, और लैमेंटेशन नज़र आए वेलिंग वॉल का। वेलिंग वॉल है यानी कि अरब देश अपने पश्चिमी क्षेत्रों के लिए वेलिंग वॉल वर्ड को यूज़ करते हैं, तो इसी तरह की चीज़ें उनके पश्चिमी क्षेत्र में नज़र आ सकती हैं, जैसा कि फिलिस्तीन में हुआ था कि वो एक सोच को लेकर चले गए थे लेकिन अब वो सोच उनकी कहीं पीछे रह गई है। होपिंग दैट डिवाइन जस्टिस वुड इवेंचुअली बी फोर्थ कमिंग, आशा करते हैं कि डिवाइन जस्टिस यानी कि ऊपर से जो है उनको न्याय कभी मिलेगा, इवेंचुअली आखिरकार बी फोर्थ कमिंग आ ही रहा होगा,
एज हैज़ बीन विद देयर इब्राहिमिक कजन्स, जैसा कि उनके इब्राहिमिक कजन्स के साथ हुआ था। अब इब्राहिमिक कजन्स के साथ क्या हुआ था, कि आपका पॉइंट है कि आप जाएं, पढ़ें, देखें कि क्या हुआ था क्या नहीं, और क्या करें, चीज़ों को समझें। आप क्या करिए, वो कैप 24 के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अब मिलते हैं 10 बजे वाले शो में। टिल देन, बाय बाय।